नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और वक्त हो गया है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का, जहां आपके लिए लेकर आ रहे हैं 24 घंटे की बड़ी खबरों की पूरी डोज, वो भी नॉन स्टॉप। पहले देखते हैं इस शो में आगे आपके लिए आज क्या है खास। आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक में तय होगा नया सीएम चेहरा। क्या नीतीश सरकार तेजस्वी की जासूसी करवा रही है? जुलूस का रूट बदलने पर राजस्थान के 12 में बवाल। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की 24 सीटों पर थम गया चुनाव प्रचार। एकनाथ शिंदे ने लाया अपने घर में बॉलीवुड सितारों का जमघट। इनके अलावा और भी खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी पॉलिटिकल खबर। कल सुबह 11 बजे होगी आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक। शाम 4:30 बजे उपराज्यपाल से मिलेंगे सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक में तय होगा नया सीएम चेहरा। इस्तीफे के ऐलान के बाद केजरीवाल के घर दिन भर मंथन का दौर जारी रहा। मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज चर्चा के लिए केजरीवाल के घर पहुंचे। इस बीच केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी से मिलने के लिए समय मांगा। उपराज्यपाल के दफ्तर की तरफ से केजरीवाल को मंगलवार शाम 4:30 बजे का वक्त दिया गया। मंगलवार को जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे। कल सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में नए नेता का चुनाव होगा। केजरीवाल के बाद दिल्ली की कमान किसे मिलेगी, इस पर चर्चा का दौर जारी है। रेस में आतिशी, कैलाश गहलोत और गोपाल राय का नाम आगे है। तीनों केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं। अगले सीएम के नाम पर चर्चा के लिए आप पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक केजरीवाल के घर पर हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी नेताओं और मंत्रियों से 1 to 1 नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की और इस चर्चा को दूसरे चरण में कल विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ले जाएंगे। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं, इसलिए केजरीवाल सभी सियासी समीकरणों को नाप तोल कर दिल्ली के नए सीएम का चेहरा चुनना चाहते हैं। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर दिल्ली में सियासी घमासान। बीजेपी ने कहा पॉलिटिकल स्टंट, एक्सपोज हुए केजरीवाल। विधानसभा चुनाव के चंद महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया तो बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल पर सीधा हमला बोला। बीजेपी नेताओं ने पूछा कि अगर इस्तीफा देना ही था तो जेल में रहते हुए क्यों नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल के पास कोई विकल्प जब नहीं बचा तो उन्होंने इस्तीफे का एक नाटक किया है। सही में अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली का उनके दिल में स्थान होता ना, तो जिस दिन जेल जा रहे थे उस दिन इस्तीफा दे देते, किसी को सीएम नियुक्त कर देते। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस नेता भी अब केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं, सियासी ड्रामा है। कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया है कि उनके हिसाब से ये आदमी लायक ही नहीं है मुख्यमंत्री बनने का, और जब ये फाइल नहीं साइन कर सकते, दफ्तर नहीं जा सकते, तो ये इस्तीफा नहीं है। ये सिचुएशन के हिसाब से एक अच्छा राजनीतिक मूव अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी पहले ही केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। अब कांग्रेस भी इस्तीफे पर सवाल उठा रही है। हरियाणा में सिरसा सीट पर गोपाल कांडा को बीजेपी का समर्थन। बीजेपी उम्मीदवार ने वापस लिया पर्चा वापस लेने के आखिरी दिन सिरसा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रोहताश जांगड़ा, पूर्व सांसद अशोक तंवर और दूसरे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम ऑफिस पहुंचे और पर्चा वापस ले लिया। पर्चा वापस लेने के बाद जांगड़ा ने कहा, ये संगठन का आदेश है। ये संगठन का आदेश था, संगठन ने टिकट दी थी। आज उन्होंने ये कहा अभी आप नाम लो, उसके बाद अब हम जा रहे हैं। रोहताश जांगड़ा के नामांकन वापस लेने के बाद अब सिरसा सीट पर गोपाल कांडा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। आईएनएलडी और बीएसपी गठबंधन ने पहले ही गोपाल कांडा को समर्थन दे दिया था। दूसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनवाने में गोपाल कांडा की अहम भूमिका थी। अब ये फैसला हुआ कि भाई वो आज विड्रॉल की लास्ट डेट है, विड्रॉल करेंगे। गोपाल कांडा का समर्थन कर बीजेपी ने चुनाव बाद की सियासत का बड़ा संदेश दे दिया है। अब चुनाव बाद कांडा के जरिए बीजेपी की नजर निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों पर रहेगी। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कहा 8 अक्टूबर के बाद आला कमान तय करेगा सीएम। टिकट बंटवारे में हुड्डा गुट के दबदबे के बीच हरियाणा कांग्रेस में सीएम की रेस थम नहीं रही है। बेशक अभी प्रचार की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज कह रहे हैं कि सीएम का फैसला आला कमान करेगा और कोई भी सीएम हो सकता है।
फैसले कि मुख्यमंत्री कौन बनता है कौन, ये मुख्यमंत्री हमेशा हाईकमांड से ही तय होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिलहाल सीएम पद को लेकर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। हुड्डा ने केजरीवाल को ढोंगी बताया और कहा कि चुनाव बाद कांग्रेस में सीएम पद का फैसला होगा। कांग्रेस की जो निर्धारित नीति है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री वो बनेगा जो विधायक चुने हुए होंगे। इस तनातनी के बीच कांग्रेस हरियाणा के लिए जल्द अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हरियाणा में 6,000 प्रतिमाह बुजुर्ग पेंशन, 3,000 रुपए प्रतिमाह महिला भत्ता, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 2 लाख खाली सरकारी पदों पर भर्ती, एमएसपी की कानूनी गारंटी, जाति जनगणना, पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने जैसे वादे अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी सीएम पद पर दावेदारी जता रहे हैं। एनडीए में भी उठी जाति जनगणना की मांग, सूत्रों का दावा। जेडीयू के बाद टीडीपी ने भी दोहराई जाति जनगणना की मांग। जाति जनगणना कराने के विपक्ष के दबाव के बीच एनडीए में भी जाति जनगणना की मांग तेज होने लगी है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में फिर उठी जाति जनगणना की मांग। टीडीपी ने भी जाति जनगणना की मांग का समर्थन किया। टीडीपी नेता कह रहे हैं कि एनडीए के ज्यादातर दल जाति जनगणना के पक्ष में हैं, जबकि जेडीयू पहले से ही बिहार मॉडल पर जाति जनगणना की मांग कर रही है। नीतीश कुमार जी सब पार्टी को लेके किए, अब महागठबंधन से पहले किए, जब हम लोग किए उस समय बीजेपी भी साथ थी। पूरे देश भर में जातीय जनगणना होती है तो ये अच्छी बात है। जाति जनगणना की मांग के बीच सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने जनगणना कराने की तैयारी शुरू कर दी है। हर 10 साल बाद होने वाली जनगणना 2020 में कोरोना के कारण नहीं हुई थी। संसद में महिला आरक्षण और दूसरी योजनाओं के लिए जनसंख्या के आंकड़े जरूरी हैं, इसलिए सरकार जल्द ही जनगणना का प्रोसेस शुरू करेगी। विपक्ष इस बार जनगणना में जाति का कॉलम जोड़ने की मांग कर रहा है। हम जाति जनगणना के पक्ष में। मैं जानता हूं जाति जनगणना अगर ये प्रधानमंत्री नहीं कराएंगे तो राहुल गांधी ने जैसा कहा है दूसरा प्रधानमंत्री कराएगा। बीजेपी कभी पिछड़े, दलित और आदिवासियों का हक, अधिकार, सम्मान या आरक्षण नहीं देना चाहती। बीजेपी नहीं चाहती है कि पीडीए उसका आर्थिक स्तर बदले, उसका राजनीतिक स्तर बदले। सूत्रों के मुताबिक देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी और इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। लेकिन क्या इस डिजिटल जनगणना के दौरान जाति का कॉलम दिया जाएगा या नहीं, इसको लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। क्या नीतीश सरकार तेजस्वी की जासूसी करवा रही है? तेजस्वी के ऐसे आरोपों के बाद बिहार की सियासत में खलबली मची हुई है। तेजस्वी यादव इन दिनों नीतीश कुमार पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। मधुबनी में तो तेजस्वी यादव ने आरोप लगा दिया कि उनकी जासूसी कराई जा रही है। जहाँ भी हम बैठक कर रहे हैं, एक जगह हमारी बैठक के अंदर सीआईडी वाले और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे। हम लोगों को लगा गए पत्रकार हैं, बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग हैं। तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जासूसी करा रहे हैं। तेजस्वी यादव के आरोपों के बाद बिहार की सियासत में हलचल है। बीजेपी कह रही है तेजस्वी की सुरक्षा में चूक न हो, इसलिए उनकी बैठकों में सीआईडी पहुंचती होगी। जासूसी उनकी कराई जाती है जिनसे डर। तो हमारे नेता ने आज तक 18 साल में उनके पिताजी की तो जासूसी कराई नहीं, जो मजबूत थे, जिनका आधार था, उनकी तो जासूसी कराई नहीं, तो इनकी जासूसी काहे के लिए कराएंगे? माफियाओं और एक से एक धाराओं से सुशोभित अपने लोगों का गुप्त जो बैठक कराते हैं, उसमें सीआईडी के लोग इसलिए जाते हैं कि कहीं आपके सुरक्षा में चूक नहीं हो जाए। बिहार में यूं तो विधानसभा चुनाव अगले साल प्रस्तावित हैं, लेकिन सियासी हलचलें बता रही हैं कि कुछ भी हो सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 64 दिन बाद एक बार फिर से जानलेवा हमले की कोशिश हुई। हमले के बाद ट्रंप ने कहा, मैं सुरक्षित हूं, हार नहीं मानूंगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने फ्लोरिडा वाले घर में गोल्फ खेल रहे थे, तभी करीब 300 मीटर की दूरी झाड़ियों पर दिखाई दिया, जहां AK-47 जैसी राइफल और GoPro कैमरा था। बंदूक का निशाना गोल्फ कोर्स की तरफ था। ट्रंप के सुरक्षा कर्मियों ने संदिग्ध को देखते ही फायरिंग की। फायरिंग के बाद हमलावर ने भागने की कोशिश की, जिसे 60 किलोमीटर पीछा कर हाईवे पर पकड़ लिया। FBI ने इसे ट्रंप की हत्या की कोशिश बताया है। संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसकी पहचान 58 साल के रयान रॉथ के तौर पर हुई है। सीक्रेट सर्विस ने बताया कि ट्रंप सुरक्षित हैं। इससे पहले 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग हुई थी। इसमें एक गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं। नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं।
लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने की जिद पर अड़ा इजराइल 24 घंटे के अंदर रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले कर बदला लिया। हिजबुल्लाह के 30 रॉकेट आए, 300 आए या फिर 1300। इजराइल ने ठान लिया कि जितने रॉकेट बरसेंगे उसी हिसाब से हिजबुल्लाह को जवाब दिया जाएगा। साउथ लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स की तरह से बैक टू बैक एरियल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया। बताया गया कि इस बार गोलन हाइट्स इलाके को टारगेट करते हुए रॉकेट बरसाए गए थे, जिन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया। इसके साथ साथ रचाया अल फोकर इलाके में भी बारूद बरसाया गया। रविवार को भी इजराइल ने इसी तरह बेक्का और बालबेक में हवाई हमलों को अंजाम दिया। इजराइल की तरफ से इनके भी वीडियो जारी किए गए हैं। खबर तो ये भी आई कि हिजबुल्लाह के वेपन स्टोरेज के साथ मिलिट्री स्ट्रक्चर को जमींदोज कर दिया गया। इजराइल को ये कदम इसलिए भी उठाना पड़ा क्योंकि 2 दिन पहले ही हिजबुल्लाह की तरफ से 1300 ड्रोन और रॉकेट दागे गए थे। इसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा। हालांकि आयरन डोम इन हमलों को रोकने में कारगर साबित हुआ, ऐसा दावा किया गया। इन सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक बयान चर्चा में है। नेतन्याहू ने कहा कि दरअसल इजराइल ईरान के खिलाफ मल्टी फ्रंट वॉर लड़ रहा है। क्या इजराइल का आयरन डोम सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो गया? हुती विद्रोहियों के साथ हुए मिसाइल अटैक के बाद ये चर्चा तेज हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुती विद्रोहियों ने रविवार को इजराइल पर पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। मिसाइल एक खुले मैदान में गिरी, इस वजह से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि मिसाइल 2600 किलोमीटर दूर से दागी गई थी। सीएनएन के मुताबिक इस हमले को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी नहीं रोक पाया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हुती विद्रोहियों के प्रवक्ता याहा सारी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सारी ने कहा कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से जफा में एक मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाकर हमला किया गया था। इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि मिसाइल एक खुले मैदान में गिरी, इस वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। हमले के चलते तेल अवीव और पूरे सेंट्रल इजराइल में सायरन बजने लगे थे, जिसके बाद हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर छिप गए। मिसाइल अटैक पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हुतियों को होदेदा पोर्ट का हाल नहीं भूलना चाहिए। दरअसल जुलाई में भी हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन से हमला किया था। इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में यमन के होदेदा पोर्ट के पास हवाई हमले किए थे, जिसमें हुती विद्रोहियों को काफी नुकसान हुआ था। इस बीच नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त करने की धमकी दी। रिपोर्ट्स है कि नेतन्याहू लेबनान पर हमले का दबाव बना रहे हैं, लेकिन गैलेंट ऐसा नहीं चाहते। रूस यूक्रेन वॉर के बीच एक बार फिर न्यूक्लियर हमले के खतरे का अलार्म बजने लगा है। पुतिन के करीबी ने कहा है कि रूस के पास एटमी हमले का आधार मौजूद है। जब से यूक्रेन वॉर जोन में लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले की चर्चा शुरू हुई, तब से एटमी वॉर की थ्योरी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। पहले इन तस्वीरों ने दुनिया को डराया जब रूस ने वॉर एक्सरसाइज के नाम पर एक न्यूक्लियर बॉम्बर प्लेन को आसमान में उड़ाया। कहा गया कि रूस के Tu-160 ब्लैक जैक न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ने करीब 10 घंटे तक उड़ान भरी। जब 5 समुद्रों में वॉर ड्रिल का दायरा बढ़ने लगा, तो एक बार फिर मॉस्को में पुतिन के माउथपीस और रशियन टीवी होस्ट ने फिर से एटमी हमले की धमकी जारी कर दी। व्लादिमीर सोलोवोक ने कहा कि पुतिन के पास एटमी जंग शुरू करने का आधार मौजूद है, क्योंकि देश की न्यूक्लियर डॉक्ट्रेट इसकी इजाजत देती है। मॉस्को की बातों को ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने सुना और फिर रिएक्ट किया। यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने की बात को लेकर डेविड लामी ने कहा कि पुतिन की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। रूस एक साथ 2 फ्रंट पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स है कि यूक्रेन वॉर के बीच उसने ईरान के साथ न्यूक्लियर टेक्निक शेयर की है, जिससे ईरान भी बहुत जल्द एटमी हथियार बना सके। यूक्रेन वॉर को लेकर रूस ने नया दावा किया है। रूसी सेना ने कहा कि अपनी सैकड़ों किलोमीटर जमीन यूक्रेन के कब्जे से छुड़ा ली। वार पलटवार के बीच मैदानी जंग से नए अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। रूस का दावा है कि उसने कुर्स्क इलाके में उपस्नोका और बोरकी इलाके को यूक्रेनी कब्जे से छुड़ा लिया। इसके साथ ये भी दावा हुआ कि यूक्रेन के पास अब टैंक्स की कमी हो रही है। मिलिट्री वॉच मैगजीन के मुताबिक यूक्रेन के अब्राम टैंक्स या तो मार गिराए जा रहे हैं या फिर उन्हें रूसी सेना कैप्चर कर रही है। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के एरियल अटैक को निस्तानाबूद कर दिया, 2 दर्जन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और अब डेनमार्क की वजह से उसकी फायर पावर में बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि 1.5 दर्जन होवित्जर तोप यूक्रेन को दे दी गई। इसी दौरान डोनेत्स्क इलाके में वर्चस्व की लड़ाई के बीच यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स को उड़ाया और रूसी ठिकानों पर बमबारी की, लेकिन रूस का कहना है कि यूक्रेन को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। अकेले कुर्स्क में उसके करीब 14,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा टैंक्स बर्बाद कर दिए।
रूस और यूक्रेन की वॉर को 932 दिन हो गए हैं। जेलेंस्की का कहना है कि जिस मकसद से रूस की जमीन को कब्जा किया था वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। यागी के बाद चीन में अब बेबिंका तूफान का कहर। 75 साल बाद शंघाई और जेजांग में इमरजेंसी जैसे हालात। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो सहम गया। जो तबाही यानी ने वियतनाम में मचाई थी, उसी तरह का सिस्टम चीन के पूर्वी इलाकों में दिखाई दिया। शंघाई में तो 1949 के बाद ये सबसे भयानक तूफान रिकॉर्ड किया गया है। लोग जब बाहर निकले तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सामना हुआ। स्टेट मीडिया के मुताबिक आनन फानन में 4 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया। मौसम विभाग ने पहले बेबिका तूफान को ऑरेंज अलर्ट वाली कैटेगरी में रखा था, लेकिन रविवार रात के बाद जैसे ही हवाओं ने जोर पकड़ा, ये रेड अलर्ट में तब्दील हो गया। चीन में बेबिका के मद्देनजर सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर दी गईं। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ दिखाई दी। चीन में इस वक्त त्योहार का सीजन है, इसलिए हर जगह भीड़ ज्यादा है, लोग निकल रहे हैं। लेकिन तूफान ने सारे प्लान पर पानी फेर दिया। ट्रेन के साथ साथ फ्लाइट्स और फेरी सर्विसेज भी रद्द कर दी गई हैं। शंघाई के 2 मेन एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। चीन में यागी और बेबिका को मिलाकर ये इस साल का 13वां तूफान है। 2.5 करोड़ वाली आबादी के शंघाई शहर में लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है। बारिश का कहर यूरोपियन देश चेक रिपब्लिक में भी देखने को मिला। हजारों लोगों को यहाँ रेस्क्यू किया गया। बाढ़ बारिश के बीच जब नदियाँ उफान पर हो और लोगों को बचाने के लिए सेना को बुलाना पड़े तो समझ जाइए कि हालत बहुत ज्यादा खराब है। चेक रिपब्लिक का सिस्टम सैलाब के आगे दम तोड़ता हुआ दिखाई दिया। कई लोग अचानक पानी के बीच फंस गए। 4 लोग पानी में बह गए। ये तस्वीरें जेसेनिकी माउंटेन इलाके की हैं, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। जब पुलिस और लोकल फोर्स ने हाथ खड़े कर दिए तो सेना को लगना पड़ा। इसी तरह ओपावा शहर में 10,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया। 2,60,000 से ज्यादा घरों की बिजली सप्लाई ठप हो गई। कर्नोव और सेस्की टेनिस इलाके में भी लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। सुरक्षित जगहों पर उन्हें जाना पड़ा। जो फंस गए उन्हें अथॉरिटीज की मदद से बाहर निकाला गया। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार की रात बारिश ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए। जानकारी के मुताबिक पूरे देश में कम से कम 90 जगहों पर बारिश और बाढ़ का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पोलैंड बॉर्डर के पास ओडर नदी उफान पर है। इन इलाकों में बारिश की वजह से जान माल के नुकसान की भी खबर आई है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें रिस्पांस फोर्स का अब भी इंतजार है। हालांकि ज्यादातर नाव के सहारे ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचाए जा चुके हैं। 1997 में चेक रिपब्लिक में जो बाढ़ आई उसे फ्लड ऑफ द सेंचुरी कहा गया, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का मानना है इस बार की बाढ़ ने हालात को बद से बदतर बना दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन को लेकर कही बड़ी बात। बोले सिर्फ मुरली से काम नहीं चलेगा, सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा में थे। मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया। हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। अयोध्या, मथुरा और काशी को हिंदुओं का मजबूत स्तंभ बताया। अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये 3 सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज नहीं तो कल तीनों स्थान फिर से हिंदू धर्म और आस्था के प्रतीक के रूप में जैसे आज पूज्य हैं, उसी भव्य रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बात की। पाकिस्तान को दुनिया का नासूर बताया। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। त्रिपुरा के सिद्धेश्वरी मंदिर के उद्घाटन में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा को भी शामिल होना था, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के चलते वो इस आयोजन में हिस्सा नहीं ले सके। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बाद अब शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। कहा राहुल गांधी की जीप काटकर लाने वाले को वो 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी। रवनीत सिंह बिट्टू के इस बयान के बाद अभी विवाद थमा ही नहीं था कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी के खिलाफ एक और विवादित बयान दे दिया।
आरक्षण पर राहुल गांधी के बयान से नाराज संजय गायकवाड़ ने ये कहा कि जो राहुल गांधी की जीभ काट कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये संविधान धोक्यात आहे, संविधानामध्ये हे आपलं आरक्षण संपवणार आहे, निगेटिव्ह नेरेटिव्ह ठेवून आणि आज ते आरक्षण संपवण्याची भाषा करून आलेत। माझं आव्हान आहे की या राहुल गांधीची जो जीभ छाटेल त्याला 11 लाखाचं बक्षीस मी माझ्या वतीने त्या ठिकाणी देईन। पहले केंद्रीय मंत्री और फिर शिवसेना विधायक के विवादित बयान के बाद कांग्रेस भड़क उठी है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि लोगों को हिंसा के लिए भड़काया जा रहा है, भड़काऊ बयान देने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों बहुत घटिया बयान है, दोनों की भर्त्सना करनी चाहिए। जहां तक शिवसेना के विधायक का, देखिए ये तो बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है, इन पर मेरे ख्याल से क्रिमिनल एक्टिविटी होनी चाहिए और वो जानता है कि राहुल जी के अंदर में जो सरस्वती है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ा रही है। अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी की तरफ से सिखों और आरक्षण पर दिए गए बयान के बाद लगातार उनका विरोध हो रहा है और अब रवनीत सिंह बिट्टू और संजय गायकवाड़ के बयान के बाद कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी राहुल गांधी से डर गई है। ईद ए मिलादुन नबी के जुलूस का रूट बदलने पर राजस्थान के बारा में बवाल बढ़ने पर चले पत्थर। कुछ पत्थर इधर से चले, कुछ पत्थर उधर से चले। पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाने लगा। ये राजस्थान के बारा की तस्वीर है जहां ईद ए मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जा रहा था। तभी कुछ लोग तय रूट से हटकर जुलूस को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बात को लेकर शहर के प्रताप चौक पर पुलिस के साथ उनकी जिरह हो गई। देखते ही देखते जोरदार हंगामा होने लगा। फिर तो अचानक पथराव शुरू हो गया। जुलूस में शामिल लोग और पुलिस आमने सामने हो गए। गनीमत ये रही कि ये बवाल जल्दी थाम लिया गया, वरना शानो शौकत से निकल रहे जुलूस में अनहोनी हो सकती थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने पॉलीग्राफ टेस्ट को भी चकमा देने की कोशिश की। ये खुलासा हुआ है सीबीआई के रिमांड नोट में। सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट करने के बाद अब नार्को टेस्ट भी कराना चाहती है। सीबीआई ने संदीप घोष को रिमांड पर ले लिया है। रिमांड नोट के मुताबिक संदीप घोष ने पॉलीग्राफ टेस्ट में जांच को भटकाने वाले जवाब दिए, इसलिए सीबीआई अब संदीप घोष के नार्को टेस्ट की तैयारी में है। सीबीआई के मुताबिक प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को वारदात की जानकारी सुबह 9:58 पर मिल गई थी। इसके बावजूद डॉक्टर संदीप घोष तुरंत अस्पताल नहीं पहुंचे। संदीप घोष ने तुरंत औपचारिक शिकायत नहीं दी। बाद में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के जरिए स्पष्ट शिकायत दी गई। प्रिंसिपल ने एफआईआर कराने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि तुरंत एक सुसाइड थ्योरी बना दी गई। जबकि लेडी डॉक्टर के शरीर पर बाहरी चोटों से साफ था कि मामला आत्महत्या का नहीं था। हमारे पास शिकायत की वो कॉपी है जो वाइस प्रिंसिपल ने तालाब पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल को लिखकर दी थी। इसमें लिखा है कि जैसा कि आपको सुबह 9:45 पर फोन पर बताया गया था कि पीजीटी सेकंड ईयर की छात्रा का शव चेस्ट सेमिनार रूम में मिला है। आपसे अनुरोध है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जरूरी कार्रवाई करें। अस्पताल की तरफ से दर्ज शिकायत में कहीं भी हत्या और रेप का जिक्र तक नहीं किया गया था। सीबीआई ने थाना प्रभारी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया है तो वही उनकी पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की 24 सीटों पर थम गया चुनाव प्रचार। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने की 3 रैलियां। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इन सीटों पर आज शाम चुनाव प्रचार थम गया। पहले चरण में ज्यादातर सीटें कश्मीर घाटी की है। पहले चरण में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की बिजबिहाड़ा सीट पर भी वोटिंग है। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव वैली में 3 रैली की। गृह मंत्री ने नागसैनी, किश्तवाड़ और रामबन में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। गृह मंत्री ने चुनावी मंच से आतंकियों को चेतावनी दी और कहा कि अगर सूबे में एनसी कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर घाटी में दहशतगर्दी होगी। और एक बार ये 3 परिवारों को हरा दीजिए, अब्दुल्ला गांधी और मुफ्ती परिवार। मैं आपको वादा कर जाता हूँ, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि 7 पुश्तों तक ऊपर नहीं आ पाएगा। पहले चरण में पीडीपी और एनसी कांग्रेस गठबंधन की सीधी टक्कर है। घाटी में कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार भी दमखम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन करीब 8,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, मगर उनके 100 दिन के काम पर जमकर सियासत भी हो गई।
इस तरह पीएम मोदी ने भुज अहमदाबाद नमो भारत रैपिड रेल और दूसरी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। 8,500 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। 30 मेगावाट के सोलर सिस्टम को इनॉग्रेट किया। प्रधानमंत्री आवास के तहत बने घरों के मालिकों को चाबी भी सौंपी। पीएम मोदी ने 100 दिन की अपनी सरकार के कामकाज भी गिनाए, लेकिन कांग्रेस ने यू टर्न वाली सरकार बता दिया। पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है। इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा योजनाओं पर काम शुरू हुआ। हालांकि वार पलटवार से पहले प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण की शुरुआत की। अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच चलने वाली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, मेट्रो की सवारी भी की। प्रधानमंत्री 17 सितंबर यानी अपने जन्मदिन के मौके पर उड़ीसा का दौरा करेंगे और इस दौरान राज्य को कई सौगातें देंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा मैं सीएम पद का सपना नहीं देख रहा हूं। तो वहीं बारामती में अजीत पवार और नांदेड़ में देवेंद्र फडणवीस को भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर लगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन गणेश पूजा के बहाने प्रचार की शुरुआत हो गई है। गणेश पूजा महोत्सव में शामिल होने कोपरगांव पहुंचे उद्धव ठाकरे ने मंच से बड़ी बात कही। उद्धव ने शिंदे गुट पर गद्दारी का आरोप लगाया, सरकार बनने पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही और कहा कि मैं सीएम का सपना नहीं देख रहा हूँ। मला मुख्यमंत्री होण्याची स्वप्न तेव्हाही नव्हतं, आता सुद्धा पडत नाहीये। मला माझा महाराष्ट्र म्हणजे महाराष्ट्रातले दगड धोंडे नाहीत, महाराष्ट्र म्हणजे तुम्ही माझी जिवंत हाडामासाची बांधवाणी भगिनी आहात। पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि उद्धव गुट एमवीए से सीएम चेहरे घोषित करने की मांग कर रहा है, लेकिन शरद पवार और कांग्रेस के नेता चुनाव बाद सीएम का चेहरा घोषित करने की बात कहते रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी सीएम बनने के रेस से बाहर नहीं हुए, उनको बाहर किया गया है। इसी बीच महायुति में सीएम पद की रेस शुरू हो गई है। गणेश उत्सव के बहाने समर्थक अपने नेताओं को भावी सीएम घोषित कर रहे हैं। बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार को भावी सीएम बताते हुए पोस्टर लगे, तो नांदेड़ में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का भावी सीएम बताते हुए पोस्टर लगे। यानी दोनों डिप्टी सीएम के समर्थक अपने नेता को भावी सीएम बता रहे हैं। उद्धव के इनकार और फडणवीस अजीत पवार के समर्थकों के पोस्टर वार से साफ है कि दोनों ही गठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर अंदरखाने तनातनी है। बिहार के कैमूर में तेज बहाव में फंस गए पिकनिक मनाने गए लोग, 11 लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। उफनती नदी और बीच में किसी टापू नुमा जगह में फंसे हुए लोग, इन सबके बीच बड़ा चैलेंज ये कि उन फंसे हुए लोगों को निकाले कैसे, क्योंकि नदी में बहाव अचानक तेज हो गया था, उफान बहुत भयानक था। दूसरी तरफ फंसे हुए लोग कोई चट्टानों में अटके थे, कोई पेड़ की ओट लिए हुए दिख रहा था। चारों तरफ पानी ही पानी था और सब लोग किसी टापू में शरण लिए हुए थे। वाटरफॉल के ऊपरी हिस्से में उफान इतना डरावना था कि उससे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। फिर गोताखोरों की मदद से इस छोर से उस छोर तक मोटे मोटे रस्से डाले गए। फिर एक एक करके फंसे हुए लोगों को निकाला गया। करीब 15 घंटे बाद एक के बाद एक 11 लोगों को इस संकट से बाहर निकाल लिया गया। इन लोगों को कल शाम ही रेस्क्यू करने की कोशिश शुरू की गई थी, लेकिन तब पानी का बहाव काफी तेज था, जिससे वो कोशिश नाकाम रही थी। यूपी के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए की दहशत, घर की छत पर सो रहे बच्चे पर किया हमला। बहराइच मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बेड पर पड़ा 11 साल का इमरान बीती रात भेड़िए के हमले में बाल बाल बचा। ये घटना मैसी इलाके के पिपरी मोहन गांव में बीती रात करीब 2 बजे हुई। उस समय इमरान अपने घर की छत पर इसी चारपाई पर सो रहा था, तभी भेड़िए ने हमला करके उसकी गर्दन दबोच ली। बच्चे की बहन की आंख खुली तो उसने शोर मचाया, फिर उसकी भाभी ने भी शोर मचाया तो भेड़िया भाग खड़ा हुआ। इस बच्चे का परिवार गर्मी से बचने के लिए छत पर सोया है, क्योंकि इनके घर में बिजली नहीं है। सबसे ज़्यादा इधर लाइट की दिक्कत है, सबसे ज़्यादा 3 खंभे लग जाएं तो हमारे यहाँ लाइट की सेवा उपलब्ध हो जाए। भेड़िए के इस ताज़ा हमले के बाद वन विभाग के कर्मचारी भेड़िए की तलाश के लिए ड्रोन कैमरे लेकर आए, सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन भेड़िए का कहीं कोई पता नहीं चला। बहराइच के मैसी इलाके में पिछले लगभग 200 दिन से आदमखोर भेड़िए का आतंक है। करीब 150 वन कर्मी ऑपरेशन में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली। अस्पताल मरीजों की जगह आवारा कुत्तों की आराम गाह बन गया है। मामला यूपी के बुलंदशहर के बाबू बनारसी दास जिला अस्पताल का है।
न इंसानों का शोरगुल, न पक्षियों का कोलाहल। सुकून का कोना मिला था। एक नंबर बेड पर जनाब आराम फरमा रहे थे। खामखा नींद से जगा दिया। कैमरा देखा तो सकपका गए। फुर्सत से नीचे उतरे और अपने बाकी साथियों के साथ बेड के नीचे पसर गए। सरकारी अस्पतालों की पोल खोलती यह तस्वीर यूपी के बुलंदशहर की है, जहां जिला अस्पताल आवारा कुत्तों की आरामगाह बन गया है। वार्ड में गंभीर मरीजों के साथ बेड पर और बेड के नीचे आवारा जानवर बसेरा बनाए हुए थे। सवाल यह है, अगर आवारा जानवरों से मरीजों को इन्फेक्शन हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अस्पताल का वीडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल है। बरसात के मौसम में सावधान रहने वाली खबर। मध्य प्रदेश के कटनी में जहरीले कोबरा के बस्ती में पहुंचने से हड़कंप मच गया। फिर क्या हुआ खुद ही देखिए। झाड़ियों के बीच कोबरा चूहे को दबोचे बैठा था। मोहल्ले वालों ने देखा तो सांप सूंघ गया। आनन फानन में भीड़ जमा हो गई। लोग लाठी डंडे लेकर कोबरा को मारने पहुंच चुके थे। इसी दौरान खबर सर्पमित्र कही जाने वाली अमिता श्रीवास तक पहुंची। अमिता तुरंत मौके पर पहुंची। सांप पकड़ने के लिए मुकम्मल इंतजाम नहीं होने के बावजूद कोबरा के रेस्क्यू में जुट गई। जगह दो और पीछे खींच लो, पीछे खींच लो। पलट जाएगा वो। अरे कोबरा से काफी देर तक जोर आजमाइश के बाद कामयाबी मिल ही गई। सांप को प्लास्टिक के डिब्बे में कैद कर लिया गया और फिर जंगल में छोड़ दिया। सांप का रेस्क्यू करने वाली अमिता श्रीवास को सर्पमित्र के नाम से जाना जाता है। अमिता अब तक कई सांपों का रेस्क्यू कर चुकी है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल रात 9:40 पर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी न्यूज के साथ।